लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहला तो चैप्टर का नाम बहुत एक्यूरेट नहीं है। चैप्टर का नाम या तो सेल साइकिल होना चाहिए था या सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के दो पार्ट हैं। सेल साइकिल में दो चीजें आती हैं, पहला सेल की ग्रोथ, दूसरा सेल का डिवीजन होना। अब अगर हम बात करें कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वो अपने जीवन की शुरुआत हमेशा एक सिंगल सेल से करेगा और वो सिंगल सेल आपकी क्या होगी? जाइगोट। जैसे मैंने यहां पर बना दिया एक जाइगोट, ठीक है। और ये हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्गी बॉडी, ये हो गए राइबोसोम, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे सभी सेल ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है। आप इसे जाइगोट बोल दो या मैं सिंपली कह रहा हूं चलो एक सेल बोल दो, ठीक है। अब ये जो एक सेल है, अगर ये डिवाइड करना चाहती है, एक सेल से दो सेल बनना चाहती है, तो सबसे पहली चीज इसे क्या करनी पड़ेगी? ग्रोथ करनी पड़ेगी, एक साइज अचीव करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सभी ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करेगी, अपना साइज बढ़ाएगी, मतलब प्रोटोप्लास्ट क्या होने लगेगा? डेंस। अब सेल जब अपना साइज बढ़ा ली तो हम कहेंगे सेल ने क्या कर ली? ग्रोथ, ठीक है। और यहां पर सेल ऑर्गेनेल आपके जो थे वो क्या हो गए? डुप्लीकेट हो गए, सभी सेल ऑर्गेनेल आपके अब डबल हो गए। अब इस समय अगर मैं पूछूं प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा, ठीक है। अब बारी आई सेल के डिवीजन की। अब सेल डिवाइड करी और एक सेल से आपकी दो सेल बन गई, तो सबसे पहले क्या हुई? सेल की ग्रोथ, उसके बाद क्या हुआ? सेल का डिवीजन। अब क्या होगा? अब अगर ये सेल डिवाइड करना चाहती होगी, ठीक है, तो ये सेल आपकी क्या करेगी? फिर ग्रोथ देन डिवीजन, और इस तरीके से लगातार ये सेल डिवाइड कर करके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका बना लेगी, ठीक है। या मैंने ऐसे एक जनरल सा ह्यूमन दिखाया है, ढेर सारी सेल्स का बना हुआ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एक इतना बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बना कैसे? ये सिंगल सेल और उसकी प्रोजेनी, सिंगल सेल और उससे बनी हुई सेल, मतलब उसकी प्रोजेनी के लगातार सेल डिवीजन से, ठीक है। अब इस बात को दिमाग में सेट करने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट की बात है कि पहले सेल क्या करेगी? ग्रोथ, रीजन भी बता दिया, देन सेल क्या करेगी? डिवाइड, और ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाएगा ग्रोथ प्लस डिवीजन इज इक्वल टू सेल साइकिल। यहां तक कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होगा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म एक फंजाई है जो कि आपका जीनस आर्मिलेरिया से बिलोंग करता है। देखो लार्जेस्ट एनिमल नहीं बोला है मैंने, लार्जेस्ट एनिमल तो आपका ब्लू व्हेल है। लार्जेस्ट प्लांट, अगर लॉन्गेस्ट प्लांट मैं बोलूं तो आपका सिकोया है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, लार्जेस्ट लिविंग थिंग क्या है, तो वो है जीनस आर्मिलेरिया का मेंबर, ठीक है। अब समझना, यहां तक कि आर्मिलेरिया जैसे इतना, मतलब बेटा वो 4 किलोमीटर में फैला हुआ है, 4 किलोमीटर में आर्मिलेरिया फैला हुआ है, लेकिन वो 4 किलोमीटर की इतनी बड़ी बॉडी आपकी बनी कैसे है? एक सेल और उसकी प्रोजेनी के लगातार कंटिन्यूअस डिवीजन से। अब अगर मैं बात करूं कि जो एक सेल है, सेल की प्रॉपर्टी होती है कि सेल जो है आपकी ग्रोथ कर सकती है और रिप्रोडक्शन कर सकती है, मतलब एक सेल से दो सेल बन सकती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किससे? सेल और सेल के प्रोडक्ट से, ठीक है। अब अगर लिविंग बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल की प्रॉपर्टी है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी प्रॉपर्टी होगी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की। अब अगर मैं बात करूं कि एक जो सेल साइकिल है, कंप्लीट सेल साइकिल, उसमें ग्रोथ डिवीजन लगातार हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कोई सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है, ठीक है, या मान लो उसकी जेनेटिक मशीनरी उसे अलाउ नहीं कर रही कि वो आगे डिवाइड करे, तो वो क्या करेगी? वो आपकी इसी फेज में जाकर रुक जाएगी, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा होगा, नहीं, वो थोड़ा सा ग्रोथ शो करेगी ताकि वो उतना साइज मेंटेन कर ले जो एक परमानेंट सेल के पास होता है, उसके बाद वो डिवीजन बंद करेगी। अब अगर हम बात करें एक सेल साइकिल की, तो एक सेल साइकिल आपकी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में 90 मिनट लगते हैं सेल साइकिल कंप्लीट होने में। वहीं पर अगर हम बात करें एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की, जैसे हमारी ह्यूमन की चीक सेल, गाल की सेल, इसे 24 घंटे लगते हैं अपना एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सेल साइकिल का टाइम है वो क्या है? अलग अलग है। एवं अगर मैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग सेल्स, अलग डिफरेंट टाइप की सेल का डिवीजन टाइम अलग अलग होगा। जैसे हमारी लिवर की सेल जो है उसका सेल साइकिल का टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। ह्यूमन चीक का मात्र 24 घंटा है। अब ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये आपको ज्यादा नहीं जानना है।
अब अगली बात समझिएगा अच्छे से कि जो हमने सेल साइकिल है, हमने सेल साइकिल को दो भागों में बांट रखा है, ठीक है। एक कहलाता है आपका इंटरफेज और अगला आपका कहलाता है एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। अच्छे से देखना बेटा, इंटरफेज और एम फेज। अब ये जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल का जो इंटरफेज वाला पार्ट है, ये एक्चुअली में ग्रोथ वाला पार्ट है। मैंने कहा था ना सेल साइकिल में दो चीजें आती है, ग्रोथ प्लस डिवीजन। तो ग्रोथ इधर होती है। इस समय क्या होता है, इंटरफेज के दौरान सेल प्रिपेयर कर रही होती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। डिवाइड नहीं, डिवाइड तो एम फेज में करेगी, लेकिन इंटरफेज में क्या करेगी, सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। अब प्रिपरेशन करने का मतलब क्या, प्रिपरेशन करने का मतलब है अपनी चीजों को डबल कर रही होगी, गॉट इट। लेकिन एक बात याद रखना, न्यूक्लियस डबल इंटरफेज में नहीं, एम फेज में होगा, इस बात को ध्यान रखना। बाकी जितने सेल ऑर्बिटल है वो सबके सब किसमें डबल हो रहे हैं, इंटरफेज। अब इंटरफेज आपका 95% से ज्यादा समय ले जाता है सेल साइकिल का, और बचे हुए 5% से कम समय में आपकी एम फेज कंप्लीट होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ह्यूमन का जो सेल साइकिल है वो 24 आवर्स का है, ठीक है। तो 24 घंटे में लगभग 23 घंटे इंटरफेस होता है और एम फेज मात्र आपका 1 घंटे में खत्म हो जाता है। मतलब चीजें डबल करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, चीजों को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने में टाइम ज्यादा लग रहा है और डिवीजन तेज हो रहा है, गॉट इट। चलो अब अगर हम बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस 95% से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसमें बहुत कुछ हो रहा होगा। अब इंटरफेस को इसी वजह से, बहुत लंबी होने की वजह से, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार हमने इसको बांट दिया 3 भागों में, G1, S और G2। G1 मतलब गैप 1 फेज, S का मतलब सिंथेटिक फेज और G2 का मतलब गैप 2 फेज, ठीक है। अब G1 फेज में सेल क्या करती है, आरएनए का फॉर्मेशन करती है, बहुत सारे आरएनए बनाती है, ठीक है, वो होता है G1 फेज में। S फेज में आपका याद रखना बेटा, एक ट्रिक बना लो, कीचड़, CHD, कीचड़। C से हुआ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा। सेंट्रियोल आपका किसमें होगा, एनिमल में या प्लांट में, एनिमल में। तो सर प्लांट में कैसे होगा, आगे बात करेंगे। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन कहने का मतलब डीएनए की अब क्या होगी, डीएनए क्रोमैटिड कितने हो जाएंगे, 1 से 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक जीवन तक आपका क्या था, जीवन तक आपका सिर्फ सिंगल क्रोमैटिड था, लेकिन एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर गया। रेप्लिकेट करने से क्या होगा, क्रोमैटिड हो गए 2। मतलब मैं कह सकता हूं कि एस फेज में अगर मान लीजिए इस समय जो डीएनए है, अगर मान लीजिए 2 किलो था, अब कितना हो गया होगा, 4 किलो। इतनी बातें एकदम क्लियर, पक्का। लेकिन क्या सेंट्रोमियर की संख्या बढ़ी, नहीं। और मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जितने होंगे उतने क्रोमोसोम। अभी भी एस फेज में क्या हुआ, एस फेज में आपका ये जो डीएनए का एक लंबा सा मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो अब 2 मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है, डीएनए ने रेप्लिकेट कर लिया, लेकिन अभी भी सेंट्रोमियर एक ही है। तो अभी भी आप कहोगे क्रोमोसोम एक है, लेकिन क्रोमैटिड्स इसकी कितनी हो गई है, 2, ठीक है। अभी आगे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इंटरफेज में क्रोमोसोम एक्चुअली में बनते नहीं है, जनरली बोल दिया जाता है क्रोमोसोम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी क्रोमोसोम करके आएगा। ये आपके इंटरफेज में क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में पाए जाते हैं डीएनए। क्या बोला, क्रोमैटिन थ्रेड, पूरी इंटरफेज में क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में पाए जाते हैं। आपका क्रोमोसोम बनने लगता है प्रोफेज और मेटाफेज में, गॉट इट। मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है, तो सबसे ज्यादा छोटे, सबसे ज्यादा मोटे, सबसे क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम किसमें होंगे, मेटाफेज। तो अब कायदे से देखिएगा कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट तो कर गया, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट होने, डीएनए तो डबल हो गया, अपना अमाउंट डबल कर लिया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ा। मतलब अगर हम इसे ह्यूमन की सेल मान के चले, तो अगर जीवन में 46 क्रोमोसोम, तो एस में भी क्रोमोसोम 46, लेकिन क्रोमैटिड हो जाएंगी 92, गॉट इट। अब अगर हम बात करें कॉमन सेंस लगाने की, तो बेटा अगर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए आपका सिंगल क्रोमैटिड से डबल हुआ, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो बेटा नए वाले ये जो नया वाला डीएनए बनेगा, इसको भी बेटा कॉइलिंग करनी पड़ेगी। कॉइलिंग के लिए क्या चाहिए होगी, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन भी किसमें बनेगी, एस फेज में। एक्चुअली में डीएनए आपका मेन आइटम है पूरी सेल का, पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें रखी हुई है, डीएनए में। इस वजह से हम लोग, भैया इसका हमारा डीएनए मेन माल है, इस वजह से हमने इसका नाम ही रख दिया सिंथेसिस फेज। वरना तुम ये मत समझ लेना कि जीवन है, G2 में कुछ बनता ही नहीं है, बनता है, लेकिन मेन माल किसमें बनता है, एस फेज। नाउ द लास्ट वन इज G2 फेज। पहली बात क्लियर कर लो, चाहे बात करो जीवन की, चाहे बात करो एस की, चाहे बात करो G2 की, तीनों में प्रोटीन बनता है। जीवन में भी प्रोटीन बनेगा, एस में भी बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं डिफरेंट टाइप के, और G2 में भी बनते हैं। लेकिन G2 में आपके वो खास प्रोटीन बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूबुलिन। क्या बोला, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो आपके भविष्य में स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, मतलब सेल डिवीजन कराने में मदद कराएंगे। तो अगर आपसे पूछे
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर सेल डिवीजन फॉर्म्स एट विच फेज, तो G2। प्रोटीन किसमें बनेगा? तीनों में, G1 S G2 तीनों में बनेगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब लेकिन ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा मददगार होगा वो किसमें बनेगा? आपका G2 फेज में। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें इंटरफेस की, इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं समझना, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये सारी घटनाएं हमें नहीं दिख रही होती क्लियरली। ठीक है, अगर आप जनरल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये सारी घटना हमें नहीं दिखती। इस वजह से हम इंटरफेस में कोई खास हलचल नहीं दिखेगी आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर। इस वजह से इंटरफेस को वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया? रेस्टिंग फेज। लेकिन क्या इस समय सेल रेस्ट कर रही है? ना, बल्कि इस समय सेल मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज में भाई साहब जीवन में आरएनए बना रहा है। एस में डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो रहा है। G2 में आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन बन रही है। तो मोस्ट एक्टिव फेज आपकी एक्चुअली में इंटरफेज ही है। लेकिन वाई रेस्टिंग फेज? क्योंकि माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं तो इस समय सेल के अंदर हमें हलचल नहीं दिखाई दे रही होती जितनी हलचल हमें एम फेज में दिखाई देगी। ठीक है, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखने की वजह से मतलब सेल एकदम नॉर्मल लग रही होती है, इस वजह से हम इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोल देते हैं। गॉट इट? चलो, अब मेरी एक बात सोचना बेटा, G1 S और G2 तीनों फेजेस के दौरान सेल की ग्रोथ हो रही होती है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं सेल ग्रोथ किस फेज में होगी? इंटरफेज। ठीक है, अब लेकिन अगर तुमसे पूछे सबसे ज्यादा सेल ग्रो किस में करेगी? वो करेगी G1 में। नहीं सर, तो S उसके बाद आएगा तो और बढ़ जाएगी। अबे मैंने क्या पूछा बेटा? मैंने पूछा सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगी G1 में। अगर पूछे सबसे ज्यादा बड़ी सेल किसमें दिखेगी? G2 में, क्योंकि लगातार सेल क्या है? G1 S G2 बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें बढ़ी आपकी? G1। मेटाबॉलिकली अगर पूछा जाए मोस्ट एक्टिव फेजेस में आपका कौन आएगा? इंटरफेज। इतनी बातें एकदम क्लियर? चलिए अब जल्दी से बताइए, G1 में आरएनए बनेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, एस फेज में आपका डीएनए डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। अच्छा, सेंट्रियोल आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। कॉमन सेंस की बात, न्यूक्लियोप्लाज्म में तो होगा नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि इन एस फेज डीएनए डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म इज टेकिंग प्लेस। स्टेटमेंट आ जाएगा इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, गलत हो जाएगा। अच्छा, और G2 में क्या बनेगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो आपकी आगे जाके स्पिंडल ऑपरेटस बनाने में मदद करेगी। चलो अब इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेल साइकिल इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड करी गई। इंटरफेज रेस्टिंग फेज है, लेकिन इस समय सेल मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव है। हलचल बहुत कुछ चल रही है लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं दे रही है। अब 1 नंबर पे G1, 2 नंबर पे S, 3 नंबर पे G2। गैप 2 फेज 3 नंबर, गैप 1 1 नंबर, डीएनए रेप्लिकेशन 2 नंबर, मेरे से तेज करो, मेरे से तेज करो। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन 2 नंबर, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन न्यूक्लियोप्लाज्म, कोई नहीं, न्यूक्लियो नहीं, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन 2 नंबर, आरएनए फॉर्मेशन 1 नंबर, प्रोटीन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों में। ट्यूबुलिन प्रोटीन 3 नंबर, प्रोटीन को सेल डिवीजन में मदद करे 3 नंबर। इस तरीके से यहां पर मैं G1 S G2 खत्म कर लिया। ठीक है, अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए मुझे S फेज की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या कहोगे? S फेज सर G1 और G2 के बीच में आएगी। अगर मैं पूछूं G2 फेज की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या कहोगे? सर M फेज और S फेज के बीच में क्या आएगी? G2। क्लियर? ये सब डेफिनेशन एनसीईआरटी दे रखी है। अब बेटा अगर M फेज के बाद सेल डिवाइड करके 2 सेल बन भी गई, तो अब इसके बाद क्या होगा? अब इनका इंटरफेज आएगा। इतनी बातें क्लियर? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर अगर हम बोले एक सेल के लिए, एक सेल है मान लो वो इंटरफेज में थी, ग्रो करी, उसके बाद डिवाइड करी M फेज में। अब M फेज से जो M फेज जब खत्म हो जाएगी पूरी, तो दोनों ही नई सेल मिली, अब वो इंटरफेज में जाएंगी, फिर वो डिवाइड करेंगी तो M फेज में आएंगी। ठीक है, अब क्या है, मैं अगर इंटरफेज की डेफिनेशन बोलूं तो मैं बोल सकता हूं इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक, इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेजेस इंटरफेज। अगर मुझे बोलना है M फेज की डेफिनेशन, तो इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेज। इतनी बात एकदम क्लियर? पक्का? चलो अब अगर मैं G1 की डेफिनेशन बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं डीएनए रेप्लिकेशन के पहले और M फेज के बाद जो समय आएगा वो किसका होगा? G1 का। मतलब S और M फेज के बीच में क्या आएगी? G1। इतनी बात एकदम क्लियर? तो अगर सीक्वेंस देखें तो G1 से S, S से G2, G2 से M फेज। अब बेटा सुनना, सेल में क्या होती हैं, कई सारी प्रोटीन्स मिलकर रेगुलेट करती हैं इस चीज को कि क्या इंटरफेज में सारी चीजें सही से चल रही हैं, क्या डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली हुआ, क्या आपका आरएनए फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हुआ, क्या ट्यूबुलिन प्रोटीन बन चुकी है। तो इन सारी चीजों को चेक करती हैं जो प्रोटीन, उनका ग्रुप है, एक है CDK और साइक्लिन्स। क्या नाम है? CDK और साइक्लिन। बस नाम याद रखना है आपको। ये आपके एक्चुअली में चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट जैसे पुलिस बैरियर लगा के रोकती है आपको चेक करने के लिए कि आप सही हो,
तो अब सही हो कहने का मतलब आप कुछ उल्टी सीधी चीजें तो नहीं लेकर चल रहे हो। तो G1 और S के बीच में आपका फर्स्ट चेक पॉइंट आता है, मतलब यहां पर सेल रोकी जाती है थोड़ी देर के लिए G1 और S के बीच में, और चेक किया जाता है कि भैया आरएनए फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली हो गया है। इसके बाद G2 और M के बीच में सेल रोकी जाती है, ये चेक करने के लिए कि भैया यहां तक की जितनी फेजेस थी, मतलब इंटरफेस में जितनी भी घटनाएं थी, जितनी भी जो चीज जहां पर होनी थी, क्या वो सारी चीजें हो गई हैं। तो इसे हम बोलेंगे सेकंड चेक पॉइंट। तो फर्स्ट चेक पॉइंट किसके किसके बीच में, G1 और S के बीच में। सेकंड चेक पॉइंट किसके किसके बीच में, G2 और M के बीच में। पूछा जाए कौन से प्रोटीन के ग्रुप हैं जो कंट्रोल करते हैं चेक पॉइंट्स को, वो हैं आपके साइक्लिन्स और CDK। क्लियर। चलिए अब ये जो फर्स्ट चेक पॉइंट है वो सेकंड चेक पॉइंट मैंने पुलिस मैन भी बोल सकता हूं, है ना भाई, बिल्कुल पुलिस की तरह बीच में लगेंगे। ये पूछेगा फर्स्ट चेक पॉइंट किसके बीच में, G1 S के बीच में। सेकंड चेक पॉइंट किसके बीच में, G2 और M के बीच में। S और G2 के बीच में कोई चेक पॉइंट नहीं होता। इतनी बातें एकदम क्लियर। इस तरीके से हमने इंटरफेस खत्म कर ली। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेल है, समझना कायदे से, क्या बोला, एक सेल है, वो इस समय इंटरफेस में है, तो आप कहोगे सर सेल ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो चलो मैंने एक सेल बनाई और ये इंटरफेस चल रहा है और सेल ग्रोथ करके इतनी बड़ी हो गई। अब ये आई M फेज में, जब M फेज में आएगी तो एक सेल से कितनी सेल हो जाएंगी बेटा, अल्टीमेटली 2 सेल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये सेल गई अपने इंटरफेस में, ठीक है, फिर क्या आएगी आपकी M फेज, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो सेल है ये डिवाइड करना नहीं चाहती आगे, मतलब इनकी जेनेटिक मशीनरी अलाउ नहीं कर रही कि डिवीजन हो, तो क्या सर ये इंटरफेस में जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। तो सर इंटरफेस में भी 3 फेजेस है, G1 S और G2, किस में जाएंगी, ये G1 में जाएंगी और अपने साइज को बढ़ाएंगी, और इतना बढ़ाएंगी जितना एक परमानेंट सेल का, परमानेंट सेल मतलब जो डिवाइड ना कर रही हो, एक परमानेंट सेल को, जो भी भाई अलग अलग सेल का साइज अलग अलग है, जैसे ही वो सेल जिस सेल में भी मैच्योर हो रही होगी, जिस सेल में भी डिफरेंशिएट होगी, उतना साइज अटेन कर लेगी, वो वहीं से सेल साइकिल से आ जाएगी बाहर, और इस समय सेल कहलाएगी आपकी G0 फेज में। G0 जिसे हम क्वोशंट फेज भी बोलते हैं। इस समय सेल जो है आपकी डिवीजन कर रही है नहीं, लेकिन निकली कहां से ये बताओ, G1 में थोड़ी दूर चलेगी। क्यों गई G1 में, ताकि अपना साइज अटेन कर सके, जितना जो भी परमानेंट सेल में इसे मैच्योर होना है, ठीक है, उसके साइज तक अचीव कर ले। और G1 से ये बाहर आ जाएगी। जब G1 से बाहर आ जाएगी मतलब G1 से बाहर आने का मतलब क्या हुआ, G1 ये कंप्लीट नहीं करेगी, और ये सेल अब कहलाएगी G0 फेज में, जिसे हम क्वोशंट फेज बोलते हैं। क्वोशंट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेल जो है डिवाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। गलत। सेल जिंदा है मतलब मेटाबॉलिज्म तो चली रही है, तो मेटाबॉलिकली सेल G0 फेज में भी क्या है, एक्टिव। सर ऐसी कौन सी सेल होती है, बहुत सारी बेटा हमारी बॉडी में ही, न्यूरॉन, आपकी हार्ट सेल, आपकी मसल सेल, ये आपकी डिवाइड नहीं करती, ये आपकी G0 फेज में होती है, ठीक है। अच्छा अब बेटा तो सर क्या ये कभी डिवाइड नहीं करेंगी, बेटा कुछ सेल होती हैं जो कभी डिवाइड नहीं होती, एक बार परमानेंट हो गई फिर डिवाइड नहीं करती। लेकिन कुछ सेल होती हैं जो जरूरत के अकॉर्डिंग डिवाइड करती हैं, जैसे ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये फिर वापस आपकी चली जाएंगी, जहां से G1 को छोड़ा था वहीं से जीवन को पकड़ लेंगी, और फिर आगे G1 S G2 M फेज चलता जाएगा। क्लियर। तो ये रही आपकी G0 फेज, ठीक है। याद रखना G0 फेज कब आएगी, G1 को वो बीच में छोड़कर बाहर आएगी। G1 में क्यों गई, ताकि अपना साइज बढ़ा सके, जितना भी साइज इसे अपना करना था। गॉट इट। नाउ माइंड मैप ऑफ माइटोसिस, ठीक है, इसको पूरा देख लीजिए, एनसीईआरटी खत्म। सेल साइकिल ह्यूमन में 24 आवर्स की, 23+1 क्यों लिखा है, क्योंकि 23 आवर्स आपका ये दिखाती है इंटरफेज में, और 1 घंटे के अंदर डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया, मतलब एम फेज खत्म। ईस्ट की लेकिन सेल साइकिल कितनी देर की, 90 मिनट की है, और अगर आपसे ईस्ट पूछा जाए कि इंटरफेज में कितना समय बिताता है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो 95/100 करके, ठीक है। अरे 90 मिनट 95% किसमें बताती है, इंटरफेस। हमसे क्वेश्चन पूछा ईस्ट कितनी देर इंटरफेस में बताएगा, तो 95% किसका, 90 मिनट का, और ऐसे कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, सेल साइकिल में 2 चीजें हैं, सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन। अब सेल साइकिल को हमने डिवाइड किया 2 भागों में, वन इज इंटरफेज, अदर इज माइटोटिक फेज या एम फेज। इंटरफेस में मोर देन 95% समय बिताती है। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हलचल नहीं दिखती। मोर देन 95% समय बिताती है। एम फेज 5% से कम समय पे खत्म हो जाती है। अब अगर हम बात करें, अब एम फेज मत देखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस डिवाइड की गई G1 S और G2 में। G1 गैप 1 जिसमें आरएनए फॉर्मेशन, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ होगी। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना तो G1 से बाहर आ जाएगी G0 फेज में, जिसे हम बोलते हैं क्वोशंट फेज। सेल एग्जिट कर जाएगी G1 फेज से और इंटर करेगी इनएक्टिव स्टेट में। इनएक्टिव मतलब डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएक्टिव, वैसे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी।
सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, लेकिन अब ये प्रोलिफरेट नहीं करेगी, मतलब डिवाइड नहीं करेगी जब तक रिक्वायरमेंट ना हो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है सर, होगी तो क्या होगी, वापस जीवन वहीं से शुरू कर देगी जहां पर इसने जीवन फेज को छोड़ा था। सो अब ये आ गया चेक पॉइंट जो रोक रहा है, फर्स्ट चेक पॉइंट जो रोक रहा है कि भैया रुको, पहले हम चेक करेंगे एवरीथिंग इज ओके। देन एस फेज सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन होगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा क्योंकि सेंट्रोमियर नहीं बढ़े हैं। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान रखना। हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, बिल्कुल सही, पैकिंग में काम आएगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। G2 फेज गैप 2 फेज ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी जो मदद करेगी किसमें, आपकी माइटोसिस कराने में, मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन कराने में। अब G2 के बाद आ गया आपका खटाक से सेकंड चेक पॉइंट। अब सेकंड चेक पॉइंट किसके किसके बीच में, G2 और M के बीच में। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक बात आपको नोटिस करने को बोली थी कि इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं बनता। पूरी इंटरफेज में, चाहे G1 में, चाहे S में, चाहे G2 में, पूरे में क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं और वो क्रोमैटिन थ्रेड आपस में, बेटा भाई थ्रेड के रूप में होते हैं। ह्यूमन के सेल की बात करें तो 46 क्रोमैटिन थ्रेड होंगे, वो आपस में उलझे रहते हैं। तो इसमें नोट करके मैंने लिखा कि इन इंटरफेज में डीएनए मॉलिक्यूल आर नॉट डिस्टिंक्ट, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखते। भाई छोटे मोटे से होते तो दिख जाते माइक्रोस्कोप से, लेकिन धागे नुमा होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल आपके डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग अलग सेपरेटली क्लियरली नहीं दिखते, बल्कि ये इंटरविंड होते हैं, मतलब आपस में उलझे रहते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें आपसे G2 फेज की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या, सीधे बोल देना भाई कि S फेज और M फेज के बीच में जो समय है वो किसमें, वो क्या है आपका G2 फेज। वैसे ही S की डेफिनेशन हो गई G1 G2 के बीच में, वैसे ही G1 की डेफिनेशन हो गई कि भैया M फेज मतलब भैया उस सेल का उससे पहले भी तो M फेज होगा, M फेज और S फेज के बीच में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब हम बात करते हैं आपकी माइटोटिक फेज अर्थात M फेज, जिसमें एक्चुअली सेल डिवीजन होता है। अब पहले मुझे ये बताओ, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस 1 से 2 होना, क्या इंटरफेज में हुआ था? नहीं, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स आपके किसमें डुप्लीकेट कर गए थे? इंटरफेज में। अच्छा, मैक्सिमम ग्रोथ इंटरफेज में किस फेज में हुई थी? G1 में। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल G1 में ही आपके डबल हो जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस आपका M फेज में डिवाइड करेगा। तो आइए अब आगे बातें करते हैं। अगर बात करें M फेज की, तो ये सबसे ड्रामेटिक फेज इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और इतने सारे इवेंट होते हैं कि हमने उसे डिवाइड कर रखा है और उस डिवीजन के अंदर भी कई सब डिवीजन बना रखा है। अच्छा, इसमें आप एक पॉइंट पढ़ते हो कि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल सेल कंपोनेंट, और आप इसका मतलब नहीं समझ पाते हो। यहां पर वर्चुअली कहने का मतलब है, वर्चुअली मतलब वर्चुअल वाला वर्चुअली नहीं, यहां पर वर्चुअली का मतलब होता है निश्चित रूप से यहां पर सेल का हर कंपोनेंट अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगा, मतलब जैसा पहले की सेल में था उसके विपरीत अब इसमें जो है चीजें बटेंगी, तो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, मुख्य रीऑर्गेनाइजेशन यहीं पर होगा। और माइटोटिक फेज एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव प्रोसेस कहने का मतलब है कि ऐसा थोड़ी है बेटा, ये तो हम लोग करते हैं ना कि प्रोफेज में ये हुआ, मेटाफेज में ये हुआ, एना में ये हुआ, टीलो में ये हुआ। सेल थोड़ी ये सब करती। सेल में तो भाई इंटरफेस हुआ G1 S, G2 के बाद आपकी आ जाएगी M फेज में भी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। तो पूरे का पूरा आपका जो M फेज है वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। कोई आप क्लियर कट लाइन नहीं खींच सकते हो कि प्रोफेज खत्म मेटाफेज शुरू, वो तो हमने घटनाओं के आधार पर बना रखा है प्रो मेटा, वरना ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। नो क्लियर कट लाइन कैन बी ड्रॉन। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें माइटोटिक फेज की, तो M फेज जिसे बोलते हैं, अब सेल G1 S G2 क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, M फेज को पढ़ने की सहूलियत के लिए दो भागों में बांटा। पहला कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का बंटवारा होना, 1 से 2 होना। याद रखना, डीएनए डुप्लीकेट कर गया था, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया था S फेज में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़े थे, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड करेगा किसमें? कैरियोकाइनेसिस में। और अब जब न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाएगा, देन आपका होगा साइटोकाइनेसिस, और एक सेल से कितनी बन गई? 2। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस? पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, तभी तो न्यूक्लियस 1 से 2 होगा, फिर साइटोकाइनेसिस करके साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर दो। सर अगर साइटोकाइनेसिस पहले हो गई तो बेटा साइटोकाइनेसिस पहले हो गई तो एक सेल के पास ही न्यूक्लियस रहेगा, अगले के पास न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं रहेगा। कॉमन सेंस लगाओ ना। तो पहले क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। नाउ अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस की, तो कैरियोकाइनेसिस आपका बांटा गया है 4 अलग अलग फेजेस में। पहला है प्रोफेज, ठीक है, प्रो प्री प्राइम मतलब ही वह सबसे पहले आने वाली फेज, देन उसके बाद मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज। भूल जाओ तो याद रखो पी मैट, टी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। अब बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज में क्रोमोसोम पहले बताओ क्या इंटरफेज में था? नहीं, क्रोमैटिन थ्रेड था। प्रोफेज में जो क्रोमैटिन थ्रेड आपस में बिल्कुल थ्रेड लाइक थे, तो आपस में इंटरवेंट थे, मतलब उलझे हुए थे। अब प्रोफेज में क्या
करते हैं ये क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होना चालू हो जाते हैं। तो इनिशिएशन हो जाता है क्रोमैटिन थ्रेड के कंडेंसेशन का, मतलब क्रोमोसोम अब बनने की क्या हो रही है, शुरुआत। क्योंकि क्रोमैटिन थ्रेड को कंडेंस कर देते हैं तो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। तो इनिशिएशन ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड का क्या, कंडेंसेशन। अब जब कंडेंस होता जाएगा तो क्रोमैटिन थ्रेड छोटा और मोटा होता जाएगा, अल्टीमेटली सुलझता भी जाएगा। गॉट इट। उसके साथ साथ जो सेंट्रियोल आपका डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, अब प्रो फेज में ये अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रो फेज की, तो प्रो फेज में एस्टर फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज एस्टर फॉर्मेशन? एस्टर फॉर्मेशन कहने का मतलब होता है, इधर देखना बेटा, एस्टर फॉर्मेशन कहने का मतलब होता है ये आपका एक सेंट्रियोल, ये आपका दूसरा सेंट्रियोल, चारों तरफ हो गया आपका पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, और ये पूरा कहलाता है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम से अगर माइक्रोट्यूब्यूल चिपक गई, मतलब बोल दो ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कोई तारा हो, उससे चारों तरफ किरणें रेडिएट हो रही हो, तो यही आपका कहलाता है एस्टर। एस्टर मतलब ये होता है स्टार। ठीक है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। तो एस्टर कितनी चीजों से बना है, एक आपका सेंट्रोसोम हो गया और उससे रेडिएट कर रही है, ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ निकल रही है माइक्रोट्यूब्यूल। तो एस्टर फॉर्मेशन भी आपका किसमें होता है, प्रोफेज में। ठीक है, और आपका ये जो पूरा सेंट्रोसोम है ये अब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा, मतलब एक पोल में ये मान लूं, एक पोल में ये मान लूं। तो अब जो आपका दोनों आपका सेंट्रियोल होगा, लेकिन आपका जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम का जो सेंट्रियोल्स हैं उनसे क्या चिपकी हुई हैं, आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मैं बोलूंगा एस्टर मूव कर रहे हैं आपके पोल्स की तरफ। क्लियर? चलिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज खत्म और मेटाफेज शुरू? जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फटी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ब्रेकडाउन हुई, समझ जाइएगा मेटाफेज चालू, मतलब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन नहीं, टूटना तो प्रोफेज में ही शुरू हो जाती है, लेकिन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जब होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तब आप बोलोगे मेटाफेज चालू। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पूरी प्रोफेज में होगा। ठीक है, मतलब शुरू अर्ली प्रोफेज से लेकर लेट प्रोफेज तक चीजें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसइंटीग्रेट होती जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से जैसे टूटी आप फिर से बोलोगे मेटाफेज चालू। और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी पूरी फटी, तो अब आपका क्या होगा, जो क्रोमोसोम है, पहले क्या था, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस हो रहा था ना पूरी प्रोफेज में, अब वो जो क्रोमोसोम है अब आपका खुलेआम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, कोई सेपरेशन नहीं रह गया न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। अच्छा, अब एट द एंड ऑफ प्रोफेज के अंत में जो सेल ऑर्गेनल है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोलस हो गया, ये सब डिसअपीयर हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते। सो जल्दी से हम प्रोफेज की रीडिंग कर लेते हैं। मार्किंग पॉइंट, कैसे पता प्रोफेज चालू, G2 खत्म? ठीक है, ऐसे पता कि शुरुआत हो जाएगा क्रोमोसोमल कंडेंसेशन का, अर्थात क्रोमोसोम अब अनटेंगल्ड होने लगेंगे। अनटेंगल्ड मतलब सुलझना। सर इतने कठिन वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी के वर्ड है, छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, सीधे एग्जाम में छप जाएगा। सेंट्रोसोम अब बिगिन करेगा टू मूव टू अपोजिट पोल्स। एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर किससे बना हुआ है, सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम किससे बना हुआ है, बताया था आपको उस सेल में कि आपके दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर, चारों तरफ पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, और यही आपका कहलाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम और उससे चिपकी हुई रेडिएटिंग चारों तरफ निकलते हुए दिखती हुई माइक्रोट्यूब्यूल। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये पॉइंट आप अलग से सुनिएगा कि आपका इसी में स्पिंडल फाइबर अपने आप को क्या करने लगेंगे, अरेंज करने लगेंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो बाद में क्रोमोसोम से अटैच होंगे उन्हें फाड़ने के लिए, तो असेंबली होने लगेगी स्पिंडल फाइबर की। स्पिंडल फाइबर ढेर सारी माइक्रोट्यूब्यूल आपस में चिपक के, और भी बहुत सारी प्रोटीन, अब यहां पर फाइबर बनने चालू हो जाएंगे। और एंड प्रोफेज, जब प्रोफेज का अंत हो रहा होगा, सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर। अच्छा बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन पूरी प्रोफेज में हो रहा होगा, लेकिन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हुई तो मेटाफेज चालू। यहां पर एनसीईआरटी ने दो डायग्राम दिए, गौर से देखिएगा। इस डायग्राम में कलर की भी इंपॉर्टेंस है, अच्छे से देखना बेटा। ये आपकी अर्ली प्रोफेज है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो गई है। अर्ली प्रोफेज मतलब प्रोफेज शुरू हुई है, देखो क्रोमैटिन थ्रेड तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखो जब प्रोफेज का अंत होने लगा, लेट प्रोफेज आई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई, और देखो यहां पर जो धागे नुमा दिख रहे थे, अब वो क्रोमोसोम छोटे और मोटे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, चलिए अब अच्छे समझना स्पिंडल ऑपरेटस क्या होता है। स्पिंडल ऑपरेटस कहने का मतलब समझो, लेट अस सपोज दिस इज अ सेल, और ये हो गया आपका एस्टर, मतलब सेंट्रोसोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपका दूसरा एस्टर मैंने बनाया। ठीक है, और अब क्या हुआ, स्पिंडल बनना चालू हुए। स्पिंडल क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इनका शेप स्पिंडल शेप है ना। ठीक है, अरे इधर देखो स्पिंडल शेप नहीं दिख रहा तुम्हें, इधर
बीच में चौड़े, ऊपर नीचे नोकीले, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्पिंडल। ठीक है, अब ये जो धागे हैं ये कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये कंप्लीट मतलब दोनों आपके एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर मिलकर कहलाएंगे स्पिंडल ऑपरेटस। ये पूरा स्पिंडल ऑपरेटस है, एक सिंगल धागा आपका स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर की असेंबली कब से शुरू हो जाती है? प्रोफेज में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, स्पिंडल apparatus is equal to 2 ester plus स्पिंडल फाइबर। नाउ अब अगर हम बात करें मेटाफेज की, तो मेटाफेज अच्छे से सुनिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मार्किंग पॉइंट, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट वर्ड पे फोकस करिएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फटी, मेटाफेज शुरू। सो क्रोमोसोम अब क्या होंगे? स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम अब जो है साइटोप्लाज्म में चारों तरफ फैल जाएंगे। अब मेटाफेज के बारे में एक बात सुनिए, जो प्रोफेज में क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होना चालू हुए थे वो मेटाफेज में भी हो रहा है अभी कंडेंस, अभी क्रोमैटिन थ्रेड का कंडेंसेशन चल रहा है, और मेटाफेज में क्रोमोसोम आपके मैक्सिमम कंडेंस हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्रोमोसोम सबसे छोटे, सबसे मोटे और क्लियरली विजिबल किसमें होंगे? मेटाफेज। मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमोसोम इज इन विच फेज? मेटाफेज। क्रोमोसोम अगर सबसे ज्यादा छोटे, सबसे ज्यादा मोटे, सबसे ज्यादा क्लियर दिखेंगे मेटाफेज में, तो अगर मैं बोलूं कौन सी ऐसी फेज है जिसमें क्रोमोसोम आपको क्लियरली दिखेंगे, आप उन्हें आसानी से पढ़ सकते हो कि भाई वो कैसा क्रोमोसोम है, कि एक्रोसेंट्रिक है कि टीलोसेंट्रिक है कि आपका मेटासेंट्रिक है कि सब मेटासेंट्रिक है? आंसर क्या होगा आपका? मेटाफेज। अब अच्छे से समझना, मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपका डीएनए कॉइलिंग करते वक्त जहां पर पतला हो जाता है वही आपका क्या कहलाता है? वो कंस्ट्रिक्शन क्या कहलाता है आपका? वो सिकुड़न कहलाती है सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के इधर और इधर मतलब साइड बाय साइड प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है। किसकी? प्रोटीन की। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनकी डिस्क पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर भी क्लियरली विजिबल होते हैं आपके मेटाफेज में। अब दोनों तरफ से कायदे से देखिएगा डायग्राम, दोनों तरफ से, दोनों पोल से आपके क्या है? स्पिंडल्स आए और आपके काइनेटोकोर में जाकर फंस गए। ठीक है, अब समझना कायदे से, सेंट्रोमियर से नहीं चिपकता आपका स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर वही है जब डीएनए पैक कर रहे थे जहां पर पतला हो गया, जहां पर कंस्ट्रिक्शन हो गया डीएनए में, डीएनए की पैकिंग में, वही क्या कहलाते हैं? सेंट्रोमियर। उसके दोनों तरफ प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है, वो कहलाती है काइनेटोकोर। अब ऐसे समझो कि ये रूम ही आपकी क्या है? सेल। अब एक एस्टर इधर, एक एस्टर इधर, एक फाइबर इस काइनेटोकोर को पकड़ेगा, एक फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच होगा। तो मैं कह सकता हूं, अच्छे से समझिएगा, कि अगर मैं क्रोमोसोम हूं तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, ये और ये आपकी क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। एक पोल से आया हुआ स्पिंडल फाइबर अगर इस क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर को पकड़ा है, काइनेटोकोर को पकड़ा है, तो इसकी सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल से आए हुए स्पिंडल फाइबर के थ्रू आपकी क्या होगी? पकड़ी जाएगी, लेकिन चिपकेंगे कहां पर? काइनेटोकोर पर। क्लियर? मतलब अब ऐसे पढ़ना कि मार्किंग पॉइंट तो आपने पढ़ लिया, कंडेंसेशन कंप्लीट, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी बेस्ट स्टडी। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होकर उसे खींचकर बिल्कुल सेल के बीचों बीच ले आते हैं, और वो कहलाएगी आपकी वो अलाइनमेंट, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट कहलाएगा मेटाफेज प्लेट। ये देखो बेटा, सेल मेटाफेज में जा रही है लिखा है। ठीक है, अब आपके क्रोमोसोम आपके काइनेटोकोर के थ्रू पकड़ लिए गए, अब खींच तान के कहां पर लाए गए? सबके सब बीच में, और सबके सब जब बीच में लाए गए तो इसी प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। इतनी बातें क्लियर? तो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए क्रोमोसोम से किस फेज में? मेटाफेज में। क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज, क्रोमोसोम मोस्ट क्लियरली विजिबल मेटाफेज, क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टडीड मेटाफेज। अच्छा, खींच खांच के सेंटर पे लाए गए, सेल के सेंटर पे लाए गए, किसमें? आपके मेटाफेज में। ठीक है, चलिए, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होकर उसे खींचकर स्पिंडल इक्वेटर पे ले आता है। बेटा इक्वेटर नहीं बोलते, जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है बीचों बीच, ठीक है, वैसे ही सेल में बेटा आपकी कैसी है? राउंड है। ठीक है, तो यहां पर इसका इक्वेटर हो गया, तो स्पिंडल इक्वेटर पर ले आते हैं, और ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट आपका कहलाता है मेटाफेज प्लेन। अब एनसीईआरटी की सीधी सीधी एक लाइन है, वो लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नोट, काइनेटोकोर ऑफ वन क्रोमैटिड, क्या बोला? काइनेटोकोर ऑफ वन क्रोमैटिड, काइनेटोकोर ऑफ वन क्रोमैटिड इज अटैच्ड टू वन पोल, and kinetochore of its sister chromatid is attached to opposite pole through spindle fiber. Got it? मतलब kinetochore of one chromatid is attached to, एक तरफ के पोल पे
एक तरफ के पोल से, तो उसके सिस्टर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर उसके अपोजिट पोल से अटैच होगा। दिस इज एंड ऑफ मेटाफेज। अब क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पर आ गए हैं, सेल के बीचों बीच आ गए हैं। अब आपके क्या होंगे, दोनों तरफ के धागे, क्या बोला, दोनों तरफ के धागे जो है आप कंस्ट्रिक्ट करना चालू होंगे। जब धागे आपके कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर लगेगा प्रेशर और क्रोमोसोम जो अभी तक अगर ह्यूमन सेल बोले तो 46 है, अब क्रोमोसोम फटेंगे बीच से। अब जब ये क्रोमोसोम फटेगा, अभी तक सेंट्रोमियर कितना, 1। और याद रखना स्पिंडल फाइबर चिपका किससे, काइनेटोकोर से। बहुत बार सवाल पूछता है ये कि स्पिंडल फाइबर किससे चिपकते हैं, काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर। आप सेंट्रोमियर समझ लेते हो ना, सेंट्रोमियर डीएनए का बना हुआ है, काइनेटोकोर प्रोटीन का बना हुआ है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। किसमें दिखा काइनेटोकोर सबसे क्लियरली, मेटाफेज में। अब एनाफेज हमें कैसे पता चलता है कि एनाफेज आ गई। अब दोनों तरफ के धागे बिल्कुल रबर बैंड की तरह समझो, ठीक है। अब वो खींचेंगे, जब वो खींचेंगे प्रेशर लगेगा और बीच से क्रोमोसोम फट से फटेगा। और जब वो फटेगा तो वो जो डॉटर क्रोमैटिड है या डॉटर क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम 2 माने जाएंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर अब 1 नहीं, एक इधर गया सेंट्रोमियर, मतलब यही एक टूट गया, ठीक है। एक से मतलब एक सेंट्रोमियर फटा और एक सेंट्रोमियर इधर, एक सेंट्रोमियर अब इधर माना जाएगा। गॉट इट। मतलब ऐसे समझो कि अगर केक रखा हुआ, मैंने बीच से काट दिया, तो अब ये केक कितने हो गए, 2। अब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर मान लो 46 क्रोमोसोम थे, एक लाइन में खड़े थे मेटाफेज प्लेट पर, और जब ये फाड़े गए तो 46 इधर 46 इधर, और जब ये फाड़े जाएंगे अब धागे और कंस्ट्रिक्ट करने लगेंगे। जैसे ही ये फटे, पहले तो सुन लो, एनाफेज चालू, और 46 के 46 क्रोमोसोम सब के सब एक साथ फटेंगे। साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ ऑल द क्रोमोसोम लीडिंग टू डॉटर क्रोमोसोम और फ्यूचर क्रोमोसोम, ठीक है। अब 46 से कितने हो गए क्रोमोसोम आपके, 92 क्रोमोसोम हो गए। या आप ये भी बोल सकते हो कि 46 क्रोमोसोम थे अभी तक मेटाफेज में, और 46 क्रोमोसोम थे और हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड था, लेकिन फटने के बाद क्रोमोसोम आपके हो गए कितने, 92, लेकिन हर एक क्रोमोसोम के पास क्रोमैटिड कितनी हो गई, 1। गॉट इट। इतनी बात एकदम क्लियर। तो अब क्या होगा, अब अगर काइनेटोकोर मैं कह रहा हूं यहां पर है, ठीक है, तो काइनेटोकोर यहां पर है और यहीं से वो खींचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा वो किधर होगा बेटा, अगर तुम्हें मैं यहां से पकड़ के खींचूं तो तुम्हारी कमरिया क्या होगी, इधर की तरफ भागेगी। तो अब जो काइनेटोकोर है वो खींचा जा रहा है, तो जो सेंट्रोमियर है वो आगे की तरफ होगा, अर्थात लीडिंग एंड बनाएगा, और जो आपकी ये बची हुई आर्म है ये आपकी कैसी होगी, ट्रेलिंग, मतलब पीछे की तरफ। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब एनाफेज की कहानी खत्म कब होगी, जब क्रोमैटिड आपके या फ्यूचर के क्रोमोसोम आपके अंत में पहुंच जाएंगे, पोल पर पहुंच जाएंगे। एनाफेज मार्किंग पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फटा, एनाफेज चालू। साइमल्टेनियस, इंपॉर्टेंट वर्ड, एक साथ स्प्लिट होंगे डाइक्रोमैटिड क्रोमोसोम। डाइक्रोमैटिड मतलब वो क्रोमोसोम जिसके पास 2 क्रोमैटिड थी, लेकिन फटने के बाद क्रोमोसोम अब क्या होंगे, डबल, लेकिन क्रोमैटिड आपकी एक क्रोमोसोम के पास एक। साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ डाइक्रोमैटिड क्रोमोसोम इनटू डॉटर क्रोमैटिड या डॉटर क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिड मूव कर जाएंगी अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। ये देखो बेटा, यहां पर क्रोमोसोम फाड़ा उन्होंने, और फाड़ने के बाद क्या किया, देखो सेंट्रोमियर आपका आगे की तरफ, क्यों, क्योंकि खींचे काइनेटोकोर से जा रहा है। लीडिंग एज आपका कौन बनेगा, सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर के जस्ट बगल में क्या लगी हुई, शेप स्ट्रक्चर जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। अब क्या होगा, क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल, नोट सेंट्रोमियर लीडिंग एज आगे की तरफ, ठीक है, और आपके आर्म ट्रेलिंग पीछे की तरफ ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो आती है हमारी लास्ट फेज, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज की शुरुआत हम कब मानते हैं, एनाफेज जब खत्म मानते हैं, मतलब टीलोफेज शुरू मानते हैं, एनाफेज खत्म तब मानते हैं जब आपका क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम इधर 46 इधर आपके कहां पर पहुंच जाए, पोल्स पे पहुंच जाए। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। जैसे ही पोल पर पहुंचे टीलोफेज चालू। अब टीलोफेज को मैं बोलता हूं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो चीज प्रोफेज में हुई है सब पलट दो, वो होगी आपकी टीलोफेज में। मतलब प्रोफेज अगर आप याद करो तो प्रोफेज में क्या था, आप क्या मार्किंग पॉइंट क्या मानते थे कि प्रोफेज शुरू हो गया, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। तो यहां पर अब क्या होने लगेंगे, यहां पर अब क्या होंगे, क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगेंगे, खुलने लगेंगे। तो मार्किंग पॉइंट क्रोमोसोम आपके पहुंच गए पोल्स पर, और इसके साथ साथ मार्किंग पॉइंट ये भी है कि डीकंडेंसेशन चालू हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फटी थी, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
दोबारा आ जाएगी। प्रोफेज में सेल ऑर्गेनेल आपके डिसअपियर हुए थे, यहां आपके रीअपियर हो जाएंगे। अच्छा, और उसके साथ साथ याद रखना क्रोमोसोम जब आपका डिकंडेंस होने लगेगा, खुलने लगेगा, तो वापस क्रोमैटिन थ्रेड आ जाएंगे। जब क्रोमैटिन थ्रेड आ जाएंगे वो आपस में उलझ जाएंगे, अर्थात क्रोमोसोम डिकंडेंसेशन नॉन डिस्क्रीट। अब अलग अलग नहीं दिखेंगे, डिस्क्रीट का मतलब कोई चीज का अलग अलग देखना। अब क्या हो जाएंगे, नॉन डिस्क्रीट, और अल्टीमेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे चढ़ी आप कहोगे 2 डॉटर न्यूक्लियाई आपके तैयार हैं। दिस इज एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस हो गई, एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, 2। नोटिस किया यहां पर एनसीईआरटी ने बिल्कुल ब्लर सा कर दिया, ऐसा दिखा रहा है कि अब सब आपस में उलझ गए हैं। ठीक है, अब जल्दी से पूरे का पूरा सुनते हैं हम लोग। एम फेज, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को हमने डिवाइड किया 2 भागों में, कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आपकी जो है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस आपकी 4 भागों में बांटी गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज जो है आपकी, प्रोफेज में प्रोफेज कब से शुरू मानी जाएगी, जब आपका इनिशिएट हो जाएगा क्रोमैटिन थ्रेड का कंडेंसेशन। पूरी प्रोफेज में कंडेंसेशन होता रहेगा, मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं मेटाफेज में क्रोमोसोम आपके इजीली स्टडीड होते हैं। अगर मुझे प्रोफेज की डेफिनेशन देनी तो मैं बिल्कुल दे सकता हूं कि मेटाफेज और G2 फेज के बीच में क्या आएगी आपकी, प्रोफेज। प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, लेकिन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हुआ आप तुरंत समझ जाएंगे मेटाफेज आपकी चालू हो गई है। प्रोफेज में आपके जो सेल ऑर्गेनेल है प्रोफेज के एंड में, ध्यान रखना एंड में, मतलब लेट प्रोफेज में सेल ऑर्गेनेल आपके डिसअपीयर हो जाएंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, अच्छा, प्रोफेज में आपका एस्टर फॉर्मेशन होता है, और जो सेंट्रोसोम आपके एस फेज में डुप्लीकेट हुए थे वो प्रोफेज में क्या होंगे, अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। एक एस्टर में क्या आएगा आपका, एक सेंट्रोसोम आएगा और उससे जुड़ी हुई रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के बनने की शुरुआत किसमें हो जाएगी आपकी, प्रोफेज में। अच्छा, अब सेंट्रोसोम जो है या बोल दीजिए एस्टर अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, और तभी कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लीडिंग टू द इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आके खट से चिपकेंगे। सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से अगर इस पोल से चिपका है तो इसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स का के काइनेटोकोर से इधर वाले पोल का स्पिंडल फाइबर चिपकेगा, और खींच खांच के आपके क्रोमोसोम लाए जाएंगे मेटाफेज प्लेट पर, और मेटाफेज प्लेट मतलब इक्वेटर पर लेके आएंगे, और प्लेन ऑफ अलाइनमेंट आपका कहलाएगा मेटाफेज प्लेट। अब जैसे ही आपका एनाफेज कब चालू माना जाएगा, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ ऑल द क्रोमोसोम। सभी क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली स्प्लिट होंगे, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल, लेकिन प्रत्येक क्रोमोसोम के पास अब आर्म कितनी बचेगी, ए। अब जब वो खींचे जाएंगे तो खींचे जाएंगे मतलब क्या होगा, आपका जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो आपका क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, तो सेंट्रोमियर आपका लीडिंग एज बनाएगा और आर्म आपका ट्रेलिंग। अब सेंट्रोमियर आगे आगे, या बोल तो कमरिया आगे आगे, और बाहें पीछे पीछे। अब जब ये खींच के ले जाए जाएंगे पोल पर, तो वहीं पर आप बोलोगे टीलोफेज चालू। टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। नाउ प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फटी थी, और यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना चालू होगी। सेल ऑर्गेनेल प्रोफेज में डिसअपियर, यहां पर रीअपियर या रिफॉर्म होंगे। वहां पर अगर प्रोफेज की हम बात करें तो आपका प्रोफेज में अगर मैं कहा कि क्रोमोसोम बनने लगे, मतलब अब क्या हुआ, अब कंडेंसेशन क्रोमैटिन थ्रेड का चालू हो गया, क्रोमोसोम आपके अनटैंगल्ड हो गए, लेकिन यहां पर वापस क्या हो जाएंगे, टैंगल्ड। प्रोफेज में क्रोमोसोम आपके डिस्क्रीट होने लगेंगे, अलग अलग दिखने लगेंगे, लेकिन यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके नॉन डिस्क्रीट होने लगेंगे, और अल्टीमेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनते ही 2 न्यूक्लियस बन चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो गई खत्म, एक न्यूक्लियस से आपका 2 न्यूक्लियस तैयार है। अब बात करें अगर हम साइटोकाइनेसिस की, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का बंटवारा, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये भविष्य की दोनों सेल्स में। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, मतलब दलदली होती है। तो अब एनिमल सेल में क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आपकी अंदर की तरफ खिंचती है, जिसकी वजह से बाहर से अगर हम सेल को देखें तो हमें यहाँ पर एक फरो दिखेगी, एक खांच दिखेगी, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, और जब ये सेंटर में टच कर जाएगी आपकी 2 सेल तैयार है। दिस इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। अगर आपने नोटिस किया हो तो साइटोकाइनेसिस एनिमल में पेरीफेरी से सेंटर की तरफ हो रही है, और अगर पेरीफेरी से सेंटर की तरफ हो रही है तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम बोल सकते हैं एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसी हो रही है, सेंट्रीपिटल नेचर की। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें एक प्लांट सेल की, तो ये रही आपकी प्लांट सेल, लेकिन उसके ऊपर क्या पाई जाएगी, आपकी सेल वॉल।
तो न्यूक्लियस हो गया डिवाइड, कैरियोकाइनेसिस ओवर। लेकिन साइटोकाइनेसिस इसमें पेरीफेरी से सेंटर की तरफ नहीं हो सकती। रीजन सिंपल है कि बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल आपकी रिजिड है, तो अब आप उससे तो आप अंदर की तरफ नहीं खींच सकते। तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्लांट सेल है इसमें जो गोल्जी बॉडी है उसके बहुत सारे वेसाइकल आपके इक्वेटर पर आकर अरेंज हो गए, ठीक है। और जितने भी आपके स्पिंडल फाइबर्स थे वो स्पिंडल फाइबर भी आपके इक्वेटर पर आ गए, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है आपकी फ्रैग्मोप्लास्ट। ब्लास्ट नहीं, प्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ लेयर्स आकर चिपक जाएंगी, और ये जो गोल्जी वेसाइकल हैं ये आपस में फ्यूज हो गई, और जब आपस में फ्यूज हो गई तो ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है सेल प्लेट। अब ये जो गोल्जी वेसाइकल है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट बनाएगी, जिसकी वजह से आपकी यहां पर मिडिल लैमेला तैयार हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल प्लेट इज द प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। गॉट इट? इस तरीके से आपकी जो प्लांट सेल है वो साइटोकाइनेसिस कर ली। अच्छा, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में पेरीफेरी से सेंटर की तरफ नहीं हो रही है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ हो रही है, और सेंटर से पेरीफेरी की तरफ हो रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस तरीके की साइटोकाइनेसिस आपकी कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल। गॉट इट? चलिए अब इसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं एनसीईआरटी से। साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं जो डबल हुए थे वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एनिमल में फरो होगी, बाहर से फरो दिखेगी, आपको एक खांस दिखेगी जो कि आपको पेरिफेरल साइड दिखेगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे डीप होती जाएगी, अल्टीमेटली ज्वाइन कर जाएगी कहां पर, सेंटर पर। तो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ किसमें होगा, एनिमल में, ठीक है। लेकिन वहीं पर प्लांट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल पाए जाने की वजह से आप पेरिफेरी से सेंटर की तरफ नहीं जा सकते हैं, आप सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बढ़ोगे। तो इन प्लांट प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल इज सेल प्लेट। अभी दिखाया था आपको। सेल प्लेट रिप्रेजेंट करता है किसे, मिडिल लैमेला को, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और प्लांट में सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंट्रीफ्यूगल नेचर का साइटोकाइनेसिस हुई, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक बात है कि जो आपका कोकोनट होता है उसका लिक्विड एंडोस्पर्म, मतलब कोकोनट का जिसे मिल्क बोलते हैं, वो एक्चुअली में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड में भी अगर पूछा जाए सिनोसिटिक या सिंक्शियम, तो आपको एनसीईआरटी की वजह से आंसर लगाना पड़ेगा सिंक्शियम। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंक्शियम कंडीशन होगी किसमें, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। बेटा कोकोनट में अगर हम बात करें तो बेटा कोकोनट जिसको तुम गरी बोलते हो वो है पूरे का पूरा एंडोस्पर्म ही। उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, और लिक्विड वाला पोर्शन आपका लिक्विड एंडोस्पर्म। अच्छा, अगर सोचो कैरियोकाइनेसिस हो गई, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, एक से हो गया दो, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो हम कहेंगे कंडीशन क्या हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है हमारी मसल सेल में। हमारी मसल सेल भी सिंक्शियम मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इस तरीके से हमने पूरे का पूरा माइटोसिस खत्म कर लिया। अब आइए हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का फायदा क्या है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, तो देखो सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, माइटोसिस का महत्व, कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड करके जब डॉटर बनाती है, डॉटर सेल बनाती है, तो एक सिंगल डॉटर सेल में क्रोमोसोम की नंबर उतनी ही होती है जितनी पेरेंट में है। दैट्स व्हाई पेरेंट और एक सिंगल डॉटर सेल में क्रोमोसोम की नंबर इक्वल होने की वजह से हम माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल, मतलब इक्वल डिवीजन। गॉट इट? मतलब क्रोमोसोम की नंबर ना बढ़ेगी ना घटेगी। अब पहली चीज जो माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉइड सेल में होती है, ये बात दिमाग में रख लो। माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉइड सेल में होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल माइटोसिस कर सकती है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहां पर लाएं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो वहां पर आपने नोटिस किया था कि गैमेटोफाइट गैमीट बना रहा था माइटोसिस। और गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड, और गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड का बनना, मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज ना होना, दिस इज माइटोसिस। गॉट इट? और कुछ आपके सोशल इंसेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम हनी बी की बात करें तो हनी बी में जो मेल होता है, हनी बी में मेल जो होता है हैप्लॉइड होता है, और वहां पर भी अगर देखा जाए मेल किससे बनता है बेटा, फीमेल गैमेट से डायरेक्ट बनता है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। तो फीमेल गैमेट माइटोसिस करके मेल की कंप्लीट बॉडी बनाती है। तो माइटोसिस इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल एक्सेप्ट कुछ लोअर प्लांट्स की अगर हम बात करें उनमें, और कुछ सोशल इंसेक्ट्स की बात करें तो उनमें हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड कर सकती है माइटोसिस से। अगली बात अगर हम बात करें तो माइटोसिस का सबसे सिग्निफिकेंट फंक्शन माना जाता है
बॉडी का रिपेयरमेंट या सेल का रिपेयरमेंट। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं नहाता हूं तो मेरी बहुत सारी सेल छूट के गई, ठीक है, अब उनको रिप्लेस करने के लिए वहां अगल बगल की सेल क्या करेंगे, डिवाइड करके उस जगह को भर देंगी। मैं खाना खाता हूं तो बेटा खाना खाते वक्त जब खाना एलिमेंट्री कैनाल से गुजरेगा तो फ्रिक्शन की वजह से म्यूकोसा की बहुत सारी सेल क्या खाने के साथ आपके फीकल मैटर के साथ निकल जाएंगी। तो उन सेल्स को म्यूकोसा की लेयर को मेंटेन करने के लिए भी आपको क्या करानी पड़ेगी, माइटोसिस। आरबीसी लाइफ स्पैन 120 डेज के बाद क्या करोगे, बोन मैरो की सेल क्या करेंगी, माइटोसिस करके आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी। डब्ल्यूबीसी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 10 दिन से कम होता है, तो डब्ल्यूबीसी भी किससे बनेगी आपकी, माइटोसिस। गॉट इट। जहां क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और डॉटर में सेम, वहां पर क्या हुई, माइटोसिस। तो सेल रिपेयर एपिडर्मिस की आपकी गट लाइनिंग, ब्लड सेल या मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट की बात करें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू या कैम्बियम, कैम्बियम बेटा क्या कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने पढ़ा था प्लांट में, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो इन सब में भी क्या होती है, माइटोसिस। और लास्ट अब हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस। सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस की अगर हम बात करें तो बेटा G1, देन SI, देन G2, देन कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी पहले प्रोफेज, मेटाफेज, देन टीलो एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस, और एक सेल से दो सेल बन गई है। लेकिन अगर सेल अगर डिवाइड नहीं करना चाहती है तो साइटोकाइनेसिस से जीवन में जाएगी, और जीवन में वो तब तक रहेगी जितना जो भी वो परमानेंट सेल बनाने वाली है, जब तक वो उतना साइज अचीव नहीं कर लेगी तब तक जीवन में रहेगी। फिर जीवन को छोड़ देगी तो किसमें चली जाएगी, G0, जिसे हम क्वेश्चन फेज बोलते हैं। अच्छा, कई बार ये आपसे गलती हो जाती है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, गलतियां हो जाती हैं। आपसे बोलेगा रेस्टिंग फेज क्या है, इंटरफेज और या G0, तो इंटरफेज, और मैंने इसका आपको क्लियर कट रीजन भी बता दिया। इस तरीके से हमारी माइटोसिस की कहानी पूरी खत्म होती है। और यहां पर एक बात नोटिस करने वाली क्या है, उसे समझना। एक फाइनल बात मैं आपसे यहां बोलूंगा कि आखिर सेल डिवाइड क्यों करती है, व्हाई सेल डिवाइड। देखो कॉमन सेंस लगाना बेटा, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। अब मान लो ये आपकी एक सेल है, ठीक है, सेल ने अपना साइज बढ़ाया, जब वो सेल अपना साइज बढ़ाएगी तो बेटा न्यूक्लियस की कंट्रोल करने की भी एक रेंज होगी। लेकिन सेल जब अपना साइज बढ़ाएगी तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। और इस न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को डिस्टर्ब करने के लिए आपकी सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। गॉट इट। अब अल्टीमेटली ये रहा आपका ओवरऑल माइटोसिस। नाउ द लास्ट थिंग यू हैव टू नो इज व्हाट इज एस्ट्रल माइटोसिस, व्हाट इज एनेस्ट्रल माइटोसिस। एस्ट्रल माइटोसिस और एनेस्ट्रल माइटोसिस में फर्क क्या है, देखो साफ साफ शब्दों में पकड़ में आ रहा है कि एस्ट्रल माइटोसिस जिसमें एस्टर बने। एस्टर क्या था बेटा, बताया था अभी आपको, एस्टर का मतलब क्या था, सेंट्रोसोम साथ में रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर क्या कहलाती है, एस्टर। तो एस्टर माइटोसिस जिसमें आपका जिन ऑर्गेनिज्म में सेंट्रोसोम होगा उनमें एस्टर माइटोसिस होगी। क्लियर, मतलब एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है तो एस्टर माइटोसिस। अब भाई एस्टर बना किससे है, सेंट्रोसोम से। अब एनिमल्स में सेंट्रोसोम होता है और कुछ लोअर प्लांट्स में सेंट्रोसोम होता है। गॉट इट। तो लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में एस्टर माइटोसिस होगी। लेकिन अगर एस्टर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब सेंट्रोसोम एब्सेंट है, तो आपको पता है हायर प्लांट में आपके सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, तो उनमेन होती है एनेस्ट्रल माइटोसिस। ए का मतलब क्या हो गया, एब्सेंट, अर्थात एनेस्ट्रल माइटोसिस मतलब एस्टर नहीं बन रहा, सेंट्रोसोम एब्सेंट, तो कॉमन सेंस लगाओ, हायर प्लांट में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, लोअर प्लांट और एनिमल्स में एस्टर माइटोसिस, हायर प्लांट में आपकी एनेस्ट्रल माइटोसिस। दिस इज माइटोसिस, दिस इज साहिल सिद्दीकी। थैंक यू, धन्यवाद।